नाज़रीन, मुल्क की सियासत में गर्मी और सरगर्मी बढ़ती जा रही है। सियासी और अदालती उमूर में बहुत ही गैर मामूली पेशरफ्त हुई है। अपोजिशन मुतहर्रिक है तो हुकूमत भी इससे निमटने के लिए तैयारी पकड़ चुकी है। अपोजिशन ने अपने पहले जलसे की तारीख दी है तो हुकूमत ने भी इन मामलात को देखने के लिए एक कमेटी बना दी है। सियासी और अदालती अमल के साथ साथ एहतसाब के फ्रंट पर भी अहम डेवलपमेंट्स हुई है। शहबाज शरीफ तो कल ही गिरफ्तार कर लिए गए थे। उनकी अहलिया और बेटी के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं। एमडी मिनरल वाटर तैनाती केस में नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी को भी कल तलब कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कायद नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं की मुसल्लह अफवाज और एजेंसी से मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी है। पाबंदी की हिदायत नवाज शरीफ ट्वीट के जरिए तो 24 सितंबर को ही जारी कर चुके थे, लेकिन आज पार्टी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने बाकायदा हिदायतनामा जारी किया। ये सब पेशरफ्त अहम भी है और गैर मामूली भी, लेकिन सबसे पहले जिक्र अपोजिशन का, जिसने अपना पहला जलसा 11 अक्टूबर को क्वेटा में करने का ऐलान कर दिया। आज इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास हुआ, जिसमें शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी और आइंदा के लाए अमल पर गौर किया गया और फैसला किया गया कि 11 अक्टूबर को क्वेटा जलसे के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक पूरे मुल्क में फैला दी जाएगी। हुआ कि 11 अक्टूबर को क्वेटा में पीडीएम का पहला जलसा होगा। इंशाल्लाह एक तारीखी जलसा होगा और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में जो तहरीक है उसका आगाज इंशाल्लाह होगा और ये तहरीक बढ़ती जाएगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान को इस गैर जमहूरी अमल से निजात देकर ही इंशाल्लाह कामयाब होगी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने नवाज शरीफ की वापसी की कोशिशें तेज करने के लिए वफाकी काबीना को हिदायत जारी कर दी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि एहतसाब का अमल बिला तफरीक जारी रहेगा। अपोजिशन को एहसास हो चुका है कि NRO नहीं मिलेगा। अपोजिशन जमातें अपने केसेस से तवज्जो हटाने के लिए इदारों को मुतनाज़े बना रही हैं। हुकूमत अपोजिशन की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक आईनी और कानूनी उमूर का जायजा लेने के लिए सीनियर वुज़रा पर मुश्तमिल कमेटी बना दी गई है। इस कमेटी में असद उमर, शफकत महमूद, शेख रशीद, शहजाद अकबर, डॉक्टर बाबर आवान और फवाद चौधरी शामिल हैं। यही कमेटी अपोजिशन की तहरीक समेत तमाम सियासी मामलात को देखेगी। वुज़रा का कहना है कि लीगी रहनुमा इदारों को मुतनाज़े बना रहे हैं। क्रिमिनल लोगों से क्रिमिनल्स की तरह ही डील किया जाएगा। उधर गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किए गए शहबाज शरीफ को आज एहतसाब अदालत में पेश किया गया और एहतसाब अदालत ने इन्हें 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब की तहवील में दे दिया है, जबकि पेश न होने पर शहबाज शरीफ की अहलिया और बेटी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। अदालत में शहबाज शरीफ ने दलाइल देते हुए कहा वो अपना केस खुद लड़ेंगे। उन्होंने कहा, जज साहब, मेरे वकला ने हाई कोर्ट को बताया कि मेरे खिलाफ नैब की किसी गवाह ने बयान नहीं दिया। मेरे वालिदैन ने मेहनत की और कारोबार सेट किया। मैंने अपने वालिदैन की जानिब से मिली जायदाद अपने बच्चों के नाम कर दी। अदालत ने बयान देते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, मैं कोई तनख्वाह या बोनस नहीं लेता, लेकिन मुझ पर इल्जाम लगाया गया कि मेरे ऑफिस की वजह से मेरे बच्चों के कारोबार को फायदा मिला। पंजाब में अपने बच्चों की मिलों को सरकारी खजाने से कोई सब्सिडी नहीं दी। इस फैसले से मेरे भाई और बेटों को करोड़ों का नुकसान हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा, उन्होंने 3 अदवार में एक धेला तनख्वाह न ली, न ही TADA लिया, जबकि बैरून मुल्क भी अपने ही एक कमरे का खर्च जो है वो खुद उठाया करता था। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई है। रेफरेंस के मुताबिक शहबाज शरीफ अपने अहले खाना के साथ मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। शहबाज शरीफ के बच्चों के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग की जाती थी। 10 सहूलतकार थे जो मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क चलाने में मुआवनत करते थे। चंद हजार रुपए माहाना तनख्वाह पाने वाले मुलाजमीन के अकाउंट्स में कई अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई। 3 बेनामी कंपनियां बनाई गई थी जिनके जरिए अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। जो रकम बैरून मुल्क से टेलीग्राफिक ट्रांसफर के जरिए मंगवाई गई, उस रकम से शहबाज शरीफ खानदान ने गाड़ियां और प्रॉपर्टीज खरीदी। ये वो केस है जिसके बारे में हुकूमत बहुत मुतमईन है। इसे एक अच्छा और मजबूत रेफरेंस करार दे।
इस रेफरेंस से अच्छा और मजबूत रेफरेंस नैब का मैं नहीं समझता कि आज तक कभी फाइल हुआ होगा पाकिस्तान में। हुकूमत इस रेफरेंस को मजबूत समझती है, जबकि मुस्लिम लीग नवाज इस रेफरेंस में लगाए गए इल्जामात का कोई वाज़ेह जवाब अभी तक नहीं दे सकी है। कई बुनियादी चीजों की वजाहत तक नहीं की गई। इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया कि टीटीज कैसे आई और फिर इन्हीं रुकूम से असासे कैसे बनाए गए। नून लीग की जानिब से इन इल्जामात पर 5 मौक़िफ़ इख्तियार किए जा रहे हैं। पहला मौक़िफ़ ये इख्तियार किया जाता है कि ये हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जा रही। नैब जो है वो इस वक्त एक ऐसे एजेंट का किरदार अदा कर रही है जो गवर्नमेंट के हाथों में एक इंतकाम का हथियार है। जिस तरह नैब न्याजी गठजोड़ ने शहबाज शरीफ को अरेस्ट किया है, ये आज 22 करोड़ आवाम को हथकड़ी लगी है। न्याजी नैब गठजोड़ है जी, पता नहीं किस तरफ लेके जा रहे हैं, तबाही का रास्ते पे है। जितने भी अगर कोई इस तरह की हथकंडे इस्तेमाल करते हैं तो ये कतन लिख लें आप कहीं, ये काबिल कबूल नहीं है और ना ही हम इनको तस्लीम करेंगे। दूसरा मौक़िफ़ नून लीग ये इख्तियार करती है कि शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ के बयानिए पर चलने की सजा दी जा रही है। गुज़िश्ता रोज मरियम नवाज ने भी यही कहा, शहबाज शरीफ को अपने भाई के साथ खड़ा होने की सजा दी गई। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि शहबाज शरीफ को जिस चीज़ की सज़ा आज मिली, एक वजह और उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ ने सरतोड़ कोशिशों के बावजूद अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा। तीसरा मौक़िफ़ जो बहुत ही अजीब है वो ये कि बिजनेस का तो तरीका ही यही है, टैक्स बचाने के लिए फाइनेंस मैनेजर यही तरीका इख्तियार करने का मशवरा देते हैं। ये मौक़िफ़ इसलिए बहुत अजीब है कि वज़ीर आला के ओहदे पर मौजूद शख्स भी टैक्स बचाने के लिए वही गलत काम कर रहा था। इस केस में शहबाज शरीफ के अहले खाना पर, उनके बेटों बेटियों और अहलिया पर इल्जामात है। उनके बेटे सलमान शहबाज मफरूर है, दामाद अली इमरान मफरूर है, लेकिन अपने दिफा में चौथा मौक़िफ़ शहबाज शरीफ ये इख्तियार करते हैं कि बेटा मफरूर है तो क्या हुआ, वो इसके जिम्मेदार नहीं है। उस पर इल्जामात हैं तो क्या हुआ, वो इसके जिम्मेदार। आखिरी मौक़िफ़ ये इख्तियार किया जाता है कि उन्होंने तो वज़ीर आला के तौर पर कई मंसूबों में बचत की, कौम के अरबों रुपए बचाए। जो शख्स अरबों रुपए बचा रहा हो वो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे कर सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह इन 5 सालों में 1000 अरब रुपया, 1 ट्रिलियन अरब रुपए की नेट सेविंग की है, नेट सेविंग। नाज़रीन, इन 5 मौक़िफ़ में कितनी सदाकत है, इस पर बजट बहस अपनी जगह हो सकती है, लेकिन बहरहाल अभी तक इस बात का कोई जवाब नहीं दिया गया कि शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना के अकाउंट्स में बाहर से रुकूम क्यों और कैसे ट्रांसफर होती थी और इन रुकूम को ज़ाती अखराजात के लिए क्यों इस्तेमाल किया गया। बात करेंगे, हमारे साथ नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ साहब, शुक्रिया सर। पनामा, हमें याद है पनामा केस में जब आपसे सवाल पूछते थे तो आपके पास जवाब में देने को दलील होती थी, मगर सर जब से ये टीटीज वाला केस, शहबाज शरीफ साहब वाला केस आया है, जब आपसे पूछा जाता है कि आप बताएं कि टीटीज कैसे लग कर आई, इन पापड़ वाले फलूदे वाले के अकाउंट्स में अरबों रुपए कहां से आए, आपकी ये कंपनियां, बेनामी कंपनियां, ये कैसे खुली, इनमें पैसे कहां से आए, जो पैसे बाहर से टीटीज के जरिए पापड़ वाले के पास आते थे वो शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में कैसे आए, उससे जायदादें कैसे खरीदी। तो सर आप दलील देने की बजाय आपके ये 5 मौक़िफ़ हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं, आप एक मौक़िफ़ देते हैं, ये सवाल का जवाब नहीं देते, आप ये बताते हैं 5 चीजें। आप पहले कहते हैं हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, फिर आप कहते हैं नवाज शरीफ के बयानिए पर चलने की सजा है, फिर आप कहते हैं तीसरा मौक़िफ़ कि हमने तो कौम के अरबों रुपए बचाए तो हम करप्शन कर सकते हैं क्या। आपका चौथा मौक़िफ़ होता है कि इस तरह तो सारे करते हैं, जैसे कि राणा साहब कह रहे थे अभी, और 5वां आपका मौक़िफ़ जो अभी शहबाज शरीफ साहब ने आखिर में कहा कि बच्चों से पूछ लें। सर आप जवाब क्यों नहीं देते? क्या एग्जिस्ट नहीं करती थी टीटीज? क्या एग्जिस्ट नहीं करता था पापड़ वाला और उनके अकाउंट्स में अरबों रुपए? नहीं, आप अली जो बात कर रहे हैं ना, मुझे ये बताएं कि आपने खुद ही कहा कि पहले बड़े मुदल्लल जवाब आते थे, दलील से बात होती थी, उसमें सबूत दिए जाते थे, मगर फिर हमारा हुआ क्या, अकामा पे फिर हमें सज़ा हो गई। तो फिर आप मुझे ये बताएं कि इतनी दलील से, इतने सबूत देने के बावजूद भी अगर अरशद मलिक ने हमें सज़ा देनी है
तो फिर हमें दलील की तो ज़रूरत ही नहीं है। फिर हम सीधी सीधी बात कर रहे हैं जो आज आप सुन रहे हैं। फिर हम ये बात कर रहे हैं कि जब ये कहा जाता है कि एपीसी के बाद नैब के नोटिसेस आएंगे, एपीसी की तारीख अनाउंस होने के बाद गिरफ्तारियां शुरू होंगी, तो भाई आप शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर चुके हो, एपीसी की बाकी लीडरशिप को गिरफ्तारियों के नोटिस आप दे रहे हो, धमकियां डरा धमका रहे हो, तो कितने लोगों को गिरफ्तार करोगे? 22 करोड़ आवाम को तो आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। आप मैक्सिमम 2, 3, 4 दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर लोगे, तो उसके लिए तो हम तैयार हैं। मगर अगर कोई ये समझे कि इन गिरफ्तारियों से जो अवाम ने एक इत्तेहाद बनाया है, ये एपीसी का इत्तेहाद नहीं है। मैं आपको गुजारिश करता जाऊं, ये 22 करोड़ अवाम का इत्तेहाद है जो महंगाई के खिलाफ है, जो बेरोजगारी के खिलाफ है, जो मकबूजा कश्मीर देने के खिलाफ है, जो आप फिर वही जवाब दे रहे हैं जो दुनिया में तनहा कर दिया पाकिस्तान को, इसके खिलाफ इत्तेहाद। लेकिन यहाँ पर आप फिर वही जवाब दे रहे हैं। उन्हीं 5 मौक़िफ़ में से एक मौक़िफ़ आप दोबारा अपना रहे हैं सर। बात क्या कहने की ये है कि अगर आपकी अगर फर्ज करें आपको लगता है अदालतों में आपकी ये बात नहीं सुनी जाएगी, आपकी दलील नहीं सुनी जाएगी, तो सर लेकिन आपका काम अवाम को तो एतमाद में लेना है। अवाम को तो बताएं कि देखें जनाब हमने कुछ नहीं किया, हमारे पास ये आर्गुमेंट है, ये सबूत है, ये रसीदें हैं, ये पैसे कहाँ से आए। अवाम के तो सामने आप जवाब दे हैं ना साहब। अगर आप बात करते हैं ना अवाम की, तो यार अवाम जानते हैं कि इनके वुज़रा, इनके मामले खसूसी जो मामले खसूसी हैं, जो आज तो रिटायर भी हो गए हैं, फिर अवाम जानते हैं ना यार कि किसको रेस्क्यू करते हो, तरीन साहब को। फिर अवाम जानते हैं ना कि शरीफ फैमिली के खिलाफ कब नैब हरकत में आता है। आप ये बात करते हो कि अदालतों से हमें कोई गिला नहीं है, वो इसलिए कि जब आप एफआईआर दर्ज करोगे, आप केस बनाओगे, तो फिर ट्रायल होगा तो अदालतें देखेंगी ना। बेस तो आप फराहम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट तो आप कर रहे हैं और आपके वुज़रा कर रहे हैं, तो उसके बाद हम गिला किससे करें? आज पूरी अपोजिशन की लीडरशिप इस बात पे मुत्तफिक है कि जिसे चाहे गिरफ्तार कर लें, मगर ये काफिला अब रुकेगा नहीं। यहाँ पे एक बात बताएं सर, ठीक है, एक बात मुझे बताएं मियां साहब, क्या ये बात झूठ है या एग्जिस्ट ही नहीं करती कि कोई पापड़ वाला था, उसके अकाउंट में करोड़ों रुपए आए, वो करोड़ों रुपए बाद में हमजा शहबाज शरीफ साहब या सलमान शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में गए या शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में गए जिससे उन्होंने डिफेंस में घर खरीदा? क्या ये एग्जिस्ट ही नहीं करती? और अगर नहीं करती सर, तो फिर सलमान शहबाज साहब वापस आए, आके जवाब दें और अपने बाप की जान छुड़ाएं जो इस वक्त फंसी हुई है, क्योंकि वो वापस नहीं आ रहे हैं और जवाब नहीं दे रहे हैं। जो तो बात करते हैं ना आपके आए, यहाँ आने का मतलब आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ भी आए और फिर जिस तरह इंतकाम का निशाना वो बने, ये सबके सामने है। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि टीटियाँ आई लगी, मुझे आप अपने पाकिस्तान के टैक्स कवानीन का बता दें कि क्या पाकिस्तान के अंदर जितने लोग बिजनेस करने वाले हैं वो टीटियां लगवाते हैं या नहीं। आपका टैक्स कानून जो है वो आपको तहफ़्फ़ुज़ देता है या नहीं। टैक्स को वाइट मनी करने के लिए वो आपको इजाज़त देता है या नहीं। एक दूसरा मैं ये आपसे सवाल करूंगा, ये तो है हमारी साइड, अब दूसरी साइड का भी थोड़ा सुन लें। मुझे ये बताएं कि फॉरेन फंडिंग केस में अरबों रुपए की जो टीटियां लगी हैं, क्या 7 सालों में किसी ने उसका पूछा, किसी ने सवाल किया? 7 सालों के अंदर क्या किसी को सजा हुई? मगर सजा होने की बजाय वो तो प्राइम मिनिस्टर बन गए। और यही सवाल आज कौम करती है कि जब भी कोई हमारे लिए आवाज बुलंद करता है, जब भी गैस बिजली के रेट्स की कोई बात करता है, गैस बिजली के बिलों की कोई बात करता है, उस पर तो नैब का नोटिस आ जाता है। मगर सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का अगर कोई ऐलान करे, अगर गैस बिजली के बिल फाड़ने की कोई बात करता है, उसको मुहिब्बे वतन बना के उसको तो आप प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं।
नहीं, उस वक्त आपकी गवर्नमेंट थी ना सर, आपकी गवर्नमेंट थी, आप ये सब कुछ कर सकते थे। एक बात, मैं जरा वापस मुद्दे पे आता हूँ सर। मैंने आपसे जो सवाल पूछे, पहले 3 सवाल पूछ चुका हूं तक। अली एक सेकंड, मैं पूरा सवाल ले लें, फिर मुकम्मल जवाब दीजिएगा, मैं आपको टोकूंगा नहीं। मेरा पूरा सवाल ले लें सर, फिर आप तसल्ली से जवाब दीजिएगा। पूरा सवाल मेरा ले लें सर। मैंने सर आपसे अब तक 3 सवाल पूछे हैं मियां साहब, और मैं कोशिश यही कर रहा था कि शायद ये जो 5 मौक़िफ़ हैं इनमें से बाहर आपका जवाब होगा, लेकिन सर आपका जवाब इन्हीं 5 मौक़िफ़ में से ही घूम रहा था जिसका मैंने पहले जिक्र किया। आखिरी बात जो आपने ये की वो ये आपका चौथा मौक़िफ़ था कि इस तरह तो सारे करते हैं, इमरान खान ने भी किया। अच्छा सर, अगेन मेरा सवाल ये है, अगर शाहिद खान अब्बासी जेल जा सकते हैं, शहबाज शरीफ जेल जा सकते हैं, मरियम नवाज, मिफ्ता इस्माइल साहिबा, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, नेम द पर्सन, आप पर भी इंक्वायरी शुरू हो गई थी, नवाज शरीफ साहब, अगर सब जा सकते हैं और रिलीफ भी हासिल कर सकते हैं, मैंने जिनके नाम लिए सबकी जमानतें हुई बाद में क्योंकि सबूत नहीं था, तो फिर सलमान शहबाज क्यों नहीं जा सकते? आपने ये तहैया किया हुआ है कि शरीफ फैमिली का कोई मर्द औरत बाहर ना रहे तो वो अलग बात है, मगर आपने शरीफ फैमिली के 7 नाम गिन लिए। नहीं, इसलिए अली आपसे मुराद जो आप जिनके सवाल बना के दे रहे हैं, अली मुझे ये बताएं आप कि क्या शरीफ फैमिली से 7 लोगों के नाम आपने ले लिए जो जेल काट चुके हैं, तो वो जेल काट चुके हैं, क्या इमरान खान जेल नहीं काट सकते? क्या जहांगीर तरीन जेल नहीं काट सकते? क्या इनके बाकी वुज़रा जो हैं या इनके मामले खुसूसी जो हैं वो जेल नहीं काट सकते? ये आपके सवाल का जवाब है। बिल्कुल ठीक है मियां साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। वक्फा लेंगे। नाज़रीन, गुफ्तगू में धीमा अंदाज इख्तियार करने वाले मौलाना फजलुर रहमान अब सख्त लहजा इख्तियार कर चुके हैं। अपोजिशन तो दीगर सियासी जमातें भी कर रही हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान टकराव की जानिब बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर ले जाना चाहते हैं। जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनके जवाब देने की बजाय धमकियां दे रहे हैं। इदारे तो दीगर सियासतदानों को भी तलब कर रहे हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान महज आरआई पर तुले नजर आ रहे हैं। नैब मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासों की तहकीकात कर रहा है। पहले तो ये इत्तलात भी आई थी कि नैब ने 1 अक्टूबर को मौलाना फजलुर रहमान को तलब किया, तहम आज नैब ने वजाहती एलामिया जारी किया जिसमें बताया गया कि नैब खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ इंक्वायरी जारी रखे हुए है। इन्हें कानून के मुताबिक मौक़िफ़ मालूम करने के लिए नैब खैबर पख्तूनख्वा में बुलाया जाएगा। खबरों के मुताबिक नैब ने मौलाना के असासों के मुतालिक इब्तदाई मालूमात हासिल भी कर ली है। नैब को हासिल मालूमात के मुताबिक फजलुर रहमान बंगले, सैकड़ों कनाल अराजी और दुकानों के मालिक निकले। मौलाना ने चक शहजाद इस्लामाबाद में 3 अरब मालियत की जमीन हाल ही में फरोख्त की। इसके अलावा मौलाना का F8 इस्लामाबाद में बंगला है। पिशावर, कराची, कोयटा में मार्केट्स है। डेरा इस्माइल खान में सैकड़ों कनाल अराजी है। और इससे भी अहम बात यह है कि मौलाना का करीबी साथी मूसा खान गिरफ्तार भी कर लिया गया। मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से अलमनाक, दर्दनाक किस्म के इंकशाफात नैब कर रही है। साहब बहादुर खरबों रुपए की मालियत की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। अब तो फजलुर रहमान का भी मूसा खान पकड़ा गया है। अब तो मूसा खान भी बड़े बयान दे रहा है। ये वो इल्जामात और गिरफ्तारियां हैं जिनका सामना अपोजिशन की सभी जमातों को। शहबाज शरीफ गिरफ्तार है, आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म लग चुकी, शाहिद खान अब्बासी को तलब किया जा चुका, लेकिन ये सब सियासतदान अपना एहतजाज जरूर रिकॉर्ड करा रहे हैं, लेकिन इदारों के हुक्म की तामील भी कर रहे हैं। अगर दाद रसी चाहिए तो इसके लिए दरवाजा भी मुतल्लिका इदारों का ही खटखटाता रहेगा। इसके बरअक्स मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ भी अभी सिर्फ तहकीकात ही शुरू हुई, लेकिन वो ऐसे बयानात देना शुरू हो गए जिससे मामला तसादुम की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। मौलाना उलझने और गिरेबान से पकड़ने की बात करने लगे। आज APC के बाद तुम्हें ये चीजें याद आ गई और इसमें तरद्दुद और खौफ किसी किस्म की कोई चीज नहीं। हम तो इस दिन के इंतजार में थे कि तुम हमें छेड़ो तो सही, ताकि 2-2 हाथ करने का मौका मिल जाए। जमीयत के कारकुन हैं, ये तुमसे उलझना भी जानते हैं और तुम्हें गिरेबान से पकड़ना भी जानते हैं। मौलाना तो एहतसाब के इदारे को तस्लीम करने से ही इनकार कर रहे हैं, मुकाबला करने का इरादा जाहिर कर रहे हैं, 2-2 हाथ करने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ना वो नैब को मानते हैं ना नैब से डरते हैं। ये धमकी दे रहे हैं कि अगर इन्हें आजमाया गया तो वो झुकने की बजाय अकड़ जाएंगे।
आप हाथ डालते हैं तो वो झुक जाते हैं, यहाँ हाथ डालोगे तो अकड़ जाएंगे। सियासतदानों को पकड़ा जा रहा है, जेलों में ठोसा जा रहा है नेब के वसातत से। ये शुक्र है कि हमने अव्वल दिन से माना ही नहीं, जिसको तुमने सिर्फ सियासतदानों की किरदार कुशी और हिज़्बी इख्तिलाफ को दबाने के लिए बनाया, जिसका काम ही यही है, तो फिर इससे हम तो नहीं डरेंगे इंशाअल्लाह। हम तो एक एक का हिसाब लेंगे अब इंशाअल्लाह। मौलाना फजलुर रहमान अपने बयानात से ये ताहिर करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि वो नैब को अहमियत नहीं देते और इसके साथ ही नैब को अपनी स्ट्रेट पावर से डराने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर इन्हें पेश होने का कहा गया तो वो अपने 30 लाख कारकुन साथ लेकर जाए। मुझे कोई नोटिस अब तक नहीं मिला है, लिहाजा बदनीयती पर मबनी इस किस्म के हरबे, इससे न हम पहले डरे हैं और न हमें ये मच्छर की भिनभिनाहट के बराबर भी हमारी नज़र में ऐसे किस्म के नोटिसों की कोई हैसियत नहीं। लेकिन एक बात सुन लें, अगर ये फैसला होता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब नैब में पेश होते हैं तो फिर मौलाना फजलुर रहमान अकेले पेश नहीं होंगे, 30 लाख कारकुनान मौलाना के साथ नैब के दफ्तर जाएंगे। एहतसाब के हवाले से ये रवैया मौलाना फजलुर रहमान ने गुज़िश्ता साल से अपना रखा है। गालिबन वो गुज़िश्ता साल से ही इस खदशे का शिकार थे कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी बुनियाद पर वो अपने खिलाफ होने वाली तहकीकात को भी जाली करार देते थे और नैब को इंतबाह करते थे कि उनकी गिरफ्तारी नैब के गले पड़ जाए। फजलुर रहमान मुमकिना रेफरेंस का जवाब मीडिया के जरिए देते नजर आए और गुज़िश्ता साल भी मौलाना फजलुर रहमान ने नैब रेफरेंसेस के खिलाफ तज़हीक आमेज ज़बान इस्तेमाल की। धमकी आमेज अंदाज में कहा कि अगर उनके खिलाफ रेफरेंस बनाए गए तो वो रेफरेंसेस की धज्जियां उड़ा देंगे। भाड़ में जाए उनके रेफरेंस, मुझे कोई परवाह नहीं है इनकी। मैं वो आदमी नहीं हूँ जो इस किस्म के रेफरेंसों के सामने झुकूंगा। मैं इनके रेफरेंसों की धज्जियां बखेर दूंगा। ये होते कौन है कि मुल्क में कोई शराफत की सियासत करे तो उसको शराफत से सियासत न करने दे। मैं उनके फाइलों को फेंक दूंगा उनके सामने, अगर उन्हें ऐसी जरूरत की तो मैं छठी का दूध उनको याद दिला दूंगा। आखिर क्या वजह है कि मौलाना की हरीफ सियासी जमातें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, वो तो अपने खिलाफ मुकदमात का मुतल्लिका इदारों में सामने की बजाय इन्हें मीडिया के जरिए धमका रहे हैं। नाजरीन, ये सूरत हाल है इस वक्त मौलाना की। आगे बढ़ते हैं नाजरीन, मुल्क की रीढ़ की हड्डी निशाने पर है, इसी पर बात करते हैं। सरहदों के मुहाफिज हों या दहशत गर्दी, कुदरती आफात का सामना हो या तामीर वतन के फराइज, पाक अफवाज अपनी कौम की हिफाजत और खिदमत को एक इंतहाई मुकद्दस फरीजा समझकर अंजाम देती है। फिफ्थ जनरेशन या हाइब्रिड वॉर की सूरत में हम पर मुसल्लत की गई है। इसका मकसद मुल्क और अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करके इंतशार फैलाना है। मुल्क की रीढ़ की हड्डी निशाने पर है। कौमी वहदनियत और मुल्क की सालमियत के खिलाफ साजिश अब बेनकाब हो रही है। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, इज़हार राय पर पाबंदियों, सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात और सियासत में मदाखलत के इल्ज़ामात को जवाज़ बनाकर कौमी इदारों के खिलाफ बयानबाजी की जा रही है। लेकिन ये सब करने वाले ये नहीं जानते कि इसके क्या नताइज निकल सकते हैं। मुल्क किस तबाही से दो चार हो सकता है। इन्हें नहीं पता कि अगर फौज मजबूत न हो तो मुल्क का क्या हशर होता है। अगर सरहदों के मुहाफिज कौम की हिमायत से महरूम हो तो मुल्क का अमन तार तार हो जाता है। दुनिया के जिस भी मुल्क में फौज कमजोर हुई नाजरीन, वो मुल्क इंतशार का शिकार हुआ, तबाही और बर्बादी इसका मुकद्दर बनी। इस लिहाज से पाकिस्तान खुशकिस्मत है क्योंकि यहाँ एक मजबूत फौज है। जब भी कौम इंतशार और मुश्किलात का शिकार हुई तो इसी फौज ने मुल्क को मुश्किलात से निकाला। अपना खून जिगर देकर 6000 जवान शहीद करा के मुल्क को मजबूत किया। एक वक्त था जब पाकिस्तान दहशतगर्दी की लपेट में था। साल 2013 तक मुल्क में दहशतगर्दी उरूज पर थी। बम धमाके मामूल बन चुके थे। कालेदम तंजीमों की कार्रवाइयों से पूरा मुल्क बदअमनी की लपेट में था। ये पाकिस्तान आर्मी ही थी जिसने महदूद वसाइल के बावजूद हजारों कुर्बानियां देकर दहशतगर्दी की अफरियत पर काबू पाया। जब 2014 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज को सियासी और कौमी हिमायत फराहम की थी और पाक फौज के ऑपरेशन ज़रबे अज़्म ने सिर्फ 2 साल में दहशतगर्दों की कमर तोड़ कर रख दी थी। इस ऑपरेशन में 3500 शिद्दत पसंद मारे गए थे, जबकि पाक फौज के 490 अफसरान और जवानों ने जामे शहादत नोश किया था। Operation Zarbe-Azm is an example of war for peace
which is bringing stability and prosperity to Pakistan and the region. 2009 में सवात को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए भी फौज ने एक ऑपरेशन किया था, जिसे ऑपरेशन राह रास्त का नाम दिया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी मईशत को 120 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ और इसी 80,000 शहरी दहशतगर्दी का निशाना बने। लेकिन कौम के इत्तेहाद और पाक फौज पर एतमाद ने मुल्क को इस मुश्किल से निकाला, और मुश्किलात से निकलने के लिए किसी भी मुल्क को ऐसी ही मजबूत फौज की जरूरत होती है। नाजरीन, ज्यादा दूर नहीं जाते, हमसाया मुल्क अफगानिस्तान की बात कर लेते, जिसको 18 साल से जंगो खूरेजी और दहशतगर्दी का सामना है, जहां जारी जंग में गुज़िश्ता 10 बरसों में 1 लाख से जायद शहरी मारे जा चुके हैं, जहां $3 ट्रिलियन खर्च करने के बाद भी काबुल से बाहर अफगान हुकूमत की अमलदारी कहीं नजर नहीं आती। मुल्क के 70% हिस्से में तालिबान खुल्लम खुल्ला सरगर्म है। अगर अफगान फौज मजबूत होती तो रियासती रिट कायम करने में हुकूमत की मदद करती। जो हिमायत अफगान फौज को मिलनी चाहिए थी वो नहीं है, इसलिए तालिबान का असर रसूख अफगान हुकूमत के लिए सद्दाम हुसैन की हुकूमत के खात्मे के 16 बरस बाद भी इराक में मुकम्मल अमन बहाल नहीं हो सका। इराकी हुकूमत और फौज बागी कुव्वतों पर काबू पाने के लिए सालों से जंग लड़ रहे हैं, जिसमें 8 लाख से जायद हलाकतें हो चुकी हैं। लेकिन कमजोर हुकूमत और कमजोर आर्मी खाना जंगी के सामने बेबस नजर आ रहा है। इराक का ही हमसाया मुल्क शाम है, जो एक ही वक्त में ईरान, रूस, तुर्की और दाइश का मैदान जंग बना हुआ है। 2011 से जारी खाना जंगी में अब तक 5 लाख आम शहरी मारे जा चुके हैं, जबकि हिजरत करने वालों की तादाद 80 लाख से बढ़ चुकी है। लेकिन शाम में जारी खूनी जंग रुकने का नाम ही नहीं। मुल्क लीबिया को भी ऐसी ही सूरत हाल का सामना है, जो 2011 से खाना जंगी में डूबा हुआ है। 9 साल से मुल्क मुख्तलिफ मुसल्लह ग्रुपों के कंट्रोल में है। सिविल वॉर और खाना जंगी की इस लहर में 6 लाख के करीब अफराद मारे जा चुके हैं, लेकिन हुकूमती अफवाज बागी फौज पर काबू पाने में नाकाम। सिर्फ ये 4 मुल्क ही नहीं बल्कि नाइजीरिया, सूडान, सोमालिया, यमन समेत कई ममालिक जंग का शिकार है, बदअमनी की लहर की लपेट में है। और ये बदअमनी इसलिए खत्म नहीं हो पा रही क्योंकि इस पर काबू पाने के लिए एक मजबूत फौज की जरूरत होती है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान के पास एक मजबूत, ताकतवर और मुहिब्बुल वतन फौज मौजूद है। हर मुश्किल की घड़ी में मुल्क और कौम को जब भी जरूरत पड़ी, पाक फौज ने बढ़कर कौम का साथ दिया, मुल्क को मुश्किलात से निकाला। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं साबिक लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शेख साहब। जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये क्या वजह है, हम देख ही रहे हैं कि बाकायदा एक डिजाइन के जरिए पाक फौज के खिलाफ स्लो पॉइजनिंग की जा रही है। मुझे ये बताइएगा कि इसमें क्या कोई बैरूनी हाथ भी शामिल है, और अगर है भी, अगर नहीं भी, फर्ज कीजिए, इसको रोकने के लिए क्या किया जाए, किस तरह से इस पर फुल स्टॉप लगाया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बैरूनी ताकतों के मुलव्वस होने का तो एक शुभ और ख्याली है, वाज़े सबूत नहीं। लेकिन एक चीज जिससे ये इंदिया मिलता है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जब अभी तकरीर की तो उनके इख्तितामिया जो अल्फाज थे वो ये थे कि हमारा इमरान खान के साथ झगड़ा नहीं, अब उनके साथ हमारा जंग है, या उनके साथ जो भी है वो है जो लेके आए हैं। अब ये उनका लेके तो कौन आया, लेकिन ये उनका इशारा जो था वो अफवाज पाकिस्तान की तरफ था। इसको अगर आप देखें तो यही भारत कह रहा है, उसका भी तो मुकाबला अफवाज के साथ है ना, जो आप मशरकी और मगरबी सरहदों पे देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है। तो उससे तो कोई शक नहीं रहता कि जो भारत कर रहा है वही मियां साहब ने ऐलान किया है यहाँ पे। अब चीज ये है कि ये मियां साहब से तवक्कुआत ऐसी थी, उसकी बुनियादी वजह ये है कि मैं नोट कर रहा हूं कि पिछले 20 साल से, 2 दहाइयों से, जब से जनरल मुशर्रफ ने इनको निकाला उस दिन से ये अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते रहे। इनके हर दौर में साजिशें, और जब हुकूमत में थे नहीं थे तब भी, वो पुराना देख लें अजमल कसाब वाला किस्सा, फिर आप ये देख लें कि वो जो जर्नलिस्ट आए थे वहां से इंडिया से, उनके सामने जो तकरीरें की, टू नेशन थ्योरी को निगेट कर कैसे जाए सर? ये साले नवाज शरीफ तो नहीं है, आज तो सबकी मुलाकात होती है, पूरी एपीसी का मुश्तरका एलामिया था जो कि नजर आ रहा था कि वो फौज के खिलाफ है। तो सर इनको रोका कैसे जाए? वकला भी शामिल है, पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी एपीसी की, उसमें भी यही एलामिया था उनका।
ये वतन और सब कुछ, ये पाकिस्तान, ये आपका मेरा सबका है, लेकिन जो बेवकूफ इस काम पे लगे हुए हैं इस वतन को खराब करने, वो खमियाजा भुगतेंगे। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं कि इस तरह मामला हल नहीं होगा, ना जाने दिया जाएगा। ये लोग सिर्फ करप्शन को बचाने के लिए, सिस्टम को बचाना जरूरी है और वो बचाया जाएगा हर हालत में, और उसमें मुझे ये बताइएगा, आपने आगाज में कहा कि बैरूनी हाथ होने का सिर्फ शुबा है। सर देखिए, अगर फौज कमजोर खुदा न खासा होती है हमारी, इसका फायदा तो बैरूनी ताकतों को होगा, भारत को भी होगा। हमने मिडिल ईस्ट में देखा जहां जहां फौज नहीं थी या कमजोर थी, उनके साथ क्या हशर हुआ, और उसका फायदा हमेशा बैरूनी कुव्वत ने उठाया। तो सर ये जो फिर अंदरूनी तौर पे अगर फौज को कमजोर किया जा रहा है, तो इसमें फिर उनको बैरूनी हाथ भी उनको शामिल है, उनके साथ है, या उनकी कोई मंशा शामिल है, ये तो हो गया एस्टैब्लिश। तो सर इसको रोकेंगे कैसे? इसकी कोई स्ट्रैटेजी, कोई पाक फौज ने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है, कोई गवर्नमेंट ने स्ट्रैटेजी बनाई है, या आप कोई मशवरा देंगे? देखिए, पहले इस बात को समझिए कि एक आदमी जब मुल्क के वसाइल लूटता है तो एक चीज तो बात है कि उसको मुल्क के साथ मोहब्बत नहीं है, क्योंकि वो वसाइल लूट के जाकर या लंदन में जमा कर रहा है, या दुबई में जमा कर रहा है, या स्विट्जरलैंड के बैंकों में कर रहा है। लिहाजा उस आदमी से हर तरह की तवक्को आप कर सकते हैं कि जो उसने अपने लिए इकट्ठा किया वो उसका ईमान था, उसको बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अब अगर वो मिला नहीं हुआ जाके दुश्मन से, तो वो बाकी सारे काम अगर इसी तरह का कर रहे हैं जिसका फायदा दुश्मन को पहुंच रहा है, तो उसके नाम मिलने मिलाने का तो कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, वो तो दुश्मन की खिदमत खुद ब खुद हो गई। अगर मिल जाए तो शायद दुश्मन भी उसमें अपनी मेहनत करे, कुछ 4 पैसे उस पर लगाए, लेकिन जो वॉलंटरीली उसकी खिदमत कर दे उसको तो दुश्मन को बहुत फायदा हो गया। तो एक तो ये इशू है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अगर मेरी सोच है, मैं तजवीज के तौर पे बात कर रहा हूं कि अगर हालात ज्यादा बिगड़े तो यहाँ पे एक अबूरी हुकूमत बननी चाहिए 2 साल के लिए, और फिर तहस नहस करके सॉर्ट आउट करके पूरी तरह जो मुजरिम हैं, जिन ये करप्शन की हुई है, वो आज नहीं पकड़े जा सकते, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है कि वो सिस्टम को खरीद लेते हैं, सिस्टम उनकी मदद कर रहा है। लेकिन फिर ये करने की जरूरत होगी कि इस मुल्क को सीधा करने के लिए, ठीक करने के लिए, इन माफियाज के हाथों से निकालने के लिए आप बिल्कुल ये सब, आप देखिए वकला की आप बात कर रहे हैं, वकला पुलिस को मारे, जूते मारे, वर्दियां फाड़ दें, कत्ल कर। डिक्टेटरशिप इसका हल है? डिक्टेटरशिप नहीं, ये अबूरी हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ। आखिर इलेक्शन कराने के लिए आप 3 महीने की अबूरी हुकूमत करते हैं, बनाते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेके उसको 3 महीने की बजाय साल की कर सकते हैं। वो तो अबूरी हुकूमत तो इलेक्शन के लिए बननी होती। तो सर ये तजावीज कहीं ज़ेरे गौर भी हैं जो आप फरमा रहे हैं? आपको लगता है मुख्तलिफ हलकों में ऐसा सोचा जा रहा होगा? नहीं, मैं तजवीज दे रहा हूं ताकि इस पर सोचा जाए। मुझे किसी ने ना बताई, ना मुझे पता है। मैं अपने तौर पर सोच रहा हूं कि अगर इसका मामला हल करने हैं, तो अगर जमहूरी हुकूमत आज जो इलेक्ट होके आई है वो कबूल नहीं, तो फिर एक अबूरी हुकूमत बननी चाहिए जो पहले मामला को सीधा कर दे और फिर उसके बाद आगे चला जाए। क्योंकि यहाँ पे जो करप्ट माफिया है वो सारा इकट्ठा हो चुका हुआ है, और सिर्फ ये नहीं, 10 साल में इन्होंने हर अदारे में करप्ट लोग बिठाए। आप SCCP देख लें, जफर इजाजी अपना बेटा छोड़ गया वहां, और भी छोड़ गया होगा लोग। पहले उसने, जफर इजाजी ने नवाज शरीफ साहब की शुगर मिलों के पेपर बदले, अब यहाँ पे औलादें छोड़ गए हैं और लोग छोड़ गए, हर अदारे में बैठे हुए हैं। तो ये तो चल नहीं सकता इस तरह ना, तो आप ना किसी का एहतराम कर सकते हैं, ना किसी को पूछ सकते हैं। जनरल साहब, आप समझते हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट इस काबिल नहीं है कि वो फौज के खिलाफ जो स्लो पॉइजनिंग हो रही है उसको प्रोटेक्ट कर सके और फिर उसका दिफा कर सके? आप समझते हैं फिर अबूरी हुकूमत ही इसका हल है? मेरा अपना अंदाजा है कि अबूरी हुकूमत, क्योंकि मैं महसूस करता हूं कि जिस तरह इस हुकूमत ने PTM को स्पेस दी, PTM KPK में है, KPK की गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया कि उनके नैरेटिव को काउंटर करे, उनको आजादी। क्या वहां पे पख्तून नहीं बैठे हुए उस गवर्नमेंट में? वहां सारे लोग पख्तून हैं। कभी वो लोग जाके, उन्होंने फाटा में जाके कभी लोगों को कांटेक्ट किया कि ये आपके साथ झूठ बोल रहे हैं PTM वाले? तो जो हुकूमत पॉलिटिकली किसी चीज को काउंटर नहीं कर सकती, उसको फिर ये नेचुरली उससे ये तवक्कुआत रखना मुश्किल है। तो सर ये जो कहा जाता है कि सिविलियन गवर्नमेंट और फिर एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हैंड इन ग्लव्स हैं और इनका बड़ा अच्छा आपस में एक रिलेशनशिप है, ये बात फिर गलत है या मफरूजे पे मबनी है? नहीं, देखिए मैं एक चीज बताऊं, सिविलियन गवर्नमेंट जो भी थी, अफवाज पाकिस्तान की तरफ से हमायत और मदद बिल्कुल इसी तरह थी। फर्क ये था
कि मियां साहब के दौर में मियां साहब फौज के खिलाफ साजिशें करते रहे तो मुश्किलात पैदा हो गई। मियां साहब को कभी खुद भी बैठ के सोचना चाहिए कि हर दौर में वो ख्वार होके क्यों बाहर निकले हैं, हर दौर में उन्होंने सींग क्यों फंसाया किसी के साथ। क्या इस मुल्क के सारे लोग गलत और एक मियां साहब ठीक है? ये तो देखना चाहिए ना। वो तो फौज नहीं थी, जो गुलाम इसाक खान था वो सिविलियन था। उन्होंने कहा जी मैं उससे डिक्टेशन नहीं लेता। भाई वो प्रेसिडेंट है मुल्क का, आप कहते हैं मैं डिक्टेशन नहीं लेता। आप इख्तियार कुल मांगते हैं, आप कहते हैं मैं जो जी चाहे करूं, मुझे कोई ना पूछे। तो ये बादशाह तो नहीं है। सो ये कहना कि यहाँ पे फौज जो है वो मदद कर रही है या फौज का पूरी एक पेज में और उधर नहीं थे, ये गलत है। एक पेज पे रखना सिविल गवर्नमेंट का अपना काम था, अगर वो शासन करते। मेमोगेट जो किया पीपल्स पार्टी ने, उसके बाद मसला बना। जो उसने आके तो यूसुफ रजा गिलानी ने ऑल फॉल बोले, फजूलियात बोलता रहा वो शख्स। क्या वो अपने गिरबान में झांक के उसने देखा कि वो क्या कर रहे थे? जल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन, और आज आपके सामने हम बीजेपी की एक तासुब से भरी हुई सरकार का जो पर्दा है वो चाक करेंगे वक्फे के बाद। नाज़रीन, बीजेपी की मुतासिब हुकूमत ने भारत का हुलिया ही बिगाड़ दिया। इंसान दुश्मन इक़दामात जग हसाई का बायस बन रहे हैं। रियासत ही शहरियों के हुकूक छीनने के दरपे है। मुसलमानों को बदतरीन इंतहा पसंदी का निशाना बनाया जा रहा है। भारत में फसादात और दंगों के नाम पर मजलूम मुसलमानों का कत्लेआम कई दहाइयों से जारी है। तकसीम से लेकर अब तक भारत में 58,000 से जायद मजहबी फसादात हो चुके हैं और 2008 से लेकर 2018 तक तकरीबन 8,000 फसादात हो चुके हैं। इन सभी वाक़यात में हिंदू इंतहा पसंदों के हाथों 50,000 से जायद मुसलमान कत्ल किए जा चुके। सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि सिख, ईसाई, पारसी समेत दीगर अक़लियतें भी हिंदू इंतहा पसंदों के हाथों तासुब और नफरत की आग में जल रही हैं। और इन मजालिम को दुनिया के सामने लाने वाली रियासती दहशतगर्दी को बेनकाब करने वाले, मजलूमों की आवाज़ बुलंद करने वाली आलमी इदारे भी मोदी सरकार के इंतकाम का निशाना बन रहे हैं। इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल को भारत में काम रोकने पर मजबूर कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर और दिल्ली फसादात में रियासती मजालिम रिपोर्ट करने पर भारतीय हुकूमत ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए थे, जिसके बाद इंसानी हुकूक का इदारा तमाम ऑपरेशंस को मुअत्तल करने के साथ साथ अमले को भी निकालने पर मजबूर हो गया। भारत के इस इक़दाम को दुनिया भर में तनकीद का निशाना इंटरनेशनल की जानिब से भारतीय हुकूमत के इस इक़दाम को इंतकामी कार्रवाई करार दिया गया। एमनेस्टी ने कहा कि उन्होंने हालिया दिनों में जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली और दिल्ली में होने वाले फसादात पर हकायक दुनिया के सामने रखे, उसकी सजा देने की कोशिश की गई। गुज़िश्ता माह 28 अगस्त को एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट जारी की जो रवां बरस फरवरी में होने वाले दिल्ली फसादात से मुतालिक थी। इस रिपोर्ट ने एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इंकशाफ किया था कि दिल्ली फसादात के दौरान पुलिस ने मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया, हिरासत में लिए गए अफराद पर मजालिम ढाए और बाज़ औकात मुश्तइल हिंदू ग्रोहों के साथ मिलकर खुद भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयां की। एमनेस्टी की रिपोर्ट में कहा गया था कि इन फसादात में हिंदुओं को भी नुकसान पहुंचा, लेकिन इसका बड़ा हदफ मुसलमान थे, क्योंकि इसमें इंडिया के मुसलमान बदतरीन सूरत हाल से दो चार थे और हलाकतों और जख्मियों के एतबार से हिंदुओं के मुकाबले में मुसलमानों का 3 गुना ज्यादा नुकसान हुआ। मुसलमानों की जान, माल और कारोबार ज्यादा बुरी तरह मुतासर हुए। अक़लियती कमीशन और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दिल्ली पुलिस के किरदार पर जो सवालात उठाए थे, इस घिनौने किरदार के वीडियो शवाहिद भी सामने आ चुके, जब पुलिस फसादियों को रोकने की बजाय उनके साथ मिलकर मुसलमान नौजवानों को वहशियाना तशद्दुद करके कत्ल करते रहे। इससे बीजेपी की हुकूमत कायम हुई है। अक़लियतों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि सिख, ईसाई, पारसी समेत दीगर अक़लियतें भी हिंदू इंतहा पसंदों के हाथों तासुब और नफरत की आग में जल रहे हैं। नाज़रीन, भारत में अक़लियतों के लिए जिंदगी तंग होती जा रही है। भारतीय हुकूमत के अपने अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक नरेंद्र मोदी दौर में मजहबी फसादात में 28% इजाफा हुआ था। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो जाता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।